आज की इस स्मार्ट क्लास में सभी बीए सेकेंड ईयर की छात्राओं का स्वागत है। बेटा, हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश संविधान, और ब्रिटिश संविधान में हमने सबसे पहले पढ़ा, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जिसमें अभी हम करंट में पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे इनका सबका सर्वोच्च नेता अर्थात प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किस प्रकार से अपने कार्य करता है, किस प्रकार से अपनी शक्तियों का निर्वहन करता है, कैसी स्थिति उसके प्रशासन में होती है, किस प्रकार से इतनी शक्तियों का प्रयोग करने के बावजूद भी वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता है, कौन कौन सी ऐसी मर्यादाएं, कौन कौन से ऐसे नियंत्रण, कौन कौन सी ऐसे अंकुश प्रधानमंत्री पर होते हैं कि वह तमाम राजनीतिक शक्तियों का मूल होने के बावजूद भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता है। इनमें बेटा मूल बात यही है कि उसका स्वयं का राजनीतिक दल, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उसे अपना सर्वोच्च नेता चुना, जिस दल ने उसे प्रधानमंत्री पद का सम्मान दिया, जिम्मेदारी सौंपी, एक पूरे देश का प्रशासन संभालने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उसे मिला, वह पहली बात तो ये है कि उसे ऐसे ही नहीं मिल जाता है। बड़े लंबे समय के अंतराल के बाद, लंबा राजनीतिक अनुभव, एक विशिष्ट छवि और कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत गुणों के बाद उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद जो है वो मिलता है। ऐसी साधारण बात नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, चुनाव लड़े, एमपी बने और प्रधानमंत्री पद मिल गया, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे अनुभव के बाद, विशिष्ट योग्यताओं और प्रतिभाओं, विशिष्ट व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ब्रिटेन जैसे देश में प्रधानमंत्री का पद मिलता है। हम डिटेल से इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको मोटे मोटे रूप में ये बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री जो संसदीय दलों में, संसदीय शासन व्यवस्थाओं में सबसे अधिक पावरफुल व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, लेकिन फिर भी वो कभी निरंकुश नहीं हो सकता, अधिनायक होकर के अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसका मूल कारण यह है कि उस व्यक्ति पर अपने ही राजनीतिक दल का इतना अधिक प्रेशर रहता है, इतना अधिक दबाव रहता है कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो अपनी किसी एक शक्ति का, अपने एक कार्य से शक्ति का दुरुपयोग कर ले। दूसरा, जनता इस बात का जवाब चाहती है कि आपके विश्वास पर हमने आपको चुना और विश्वास को पर आघात आपने किया तो दोबारा वह राजनीतिक दल कभी भी सदाशील नहीं हो सकता। तीसरा, हर एक देश में मीडिया इतना जागरूक और स्वतंत्र होता है कि वो एक छोटी छोटी बात को भी जनता तक पहुंचाता है। स्वतंत्र मीडिया जहाँ पर होता है वहाँ पर ये मानकर चलिए कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो विशेष बिंदु होता है वो होता है कि सदन में एक दल जो सत्ता को प्राप्त करता है, दूसरा दल जो विपक्ष में होता है। विपक्ष दल हमेशा इस मौके की तलाश में बैठा रहता है कि सत्ता पक्ष ने ये गलतियाँ की और उनकी गलतियों को जनता तक पहुंचा करके तुरंत से नेक्स्ट चुनाव में वो अपना बहुमत हासिल करेगा और उनके वीक पॉइंट बता करके वो दोबारा सत्ता में अपना बहुमत हासिल करके सत्तासीन होगा। ऐसा मौका देखने को वो हमेशा तैयार रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि सत्ता जिस समय सरकार, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, जो प्रधानमंत्री अपना कार्य जिस समय कर रहा है, उसके नेतृत्व में किन व्यक्तियों ने किस प्रकार से कोई भी अगर एक भी गलत कार्य करते हैं तो उसका मैसेज सीधा जनता तक पहुंच जाता है और जनता जो है उन्हें कभी भी दोबारा निर्वाचन में समर्थन अपना नहीं देगी। नेक्स्ट, एक और विशेष बिंदु होता है, वो होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। और न्यायपालिका भी जो है वो हमेशा जो है वो सरकार पर अपनी नज़र बनाए रखती है कि किसी भी प्रकार से प्रशासन अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं तो कर रहा है। इस प्रकार से विभिन्न अंकुश और विशेषकर कोई भी बेटा पार्टी जो है
वो कभी ये नहीं चाहती कि उसके गलत कार्यों की वजह से उसके दल को जनता में उसकी इमेज खराब हो, उसको समर्थन हासिल करने में वापस से कठिनाई पैदा हो। वो अधिक से अधिक ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जिससे जनता का समर्थन और अधिक बढ़े और वो निरंतर सत्ता में बना रहे। 5 साल के चुनाव के अंतराल के बाद जब वो दोबारा जनता के सामने अपना मत मांगने जाती है, अपना समर्थन हासिल करने के लिए जनता के बीच पहुँचती है, तो अपने विशिष्ट कार्यों के आधार पर पहुँचता है कि हमने अपने कार्यकाल में रहते हुए आप जनता के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य किए, और फिर आगामी 5 सालों के लिए फिर वो उसी प्रकार के वायदे लेकर के जनता में जाता है कि हमने ये वायदे पूरे किए और इन वायदों के साथ हम फिर आपके समक्ष हाजिर हैं, हमें समर्थन दीजिए, फिर हम आपके वायदों को पूरा करेंगे। इसी आधार पर सरकार निरंतर जो है उसी राजनीतिक दल की सरकारें बनती जाती हैं। सरकारें बदलती भी हैं, सरकारें बनती भी हैं। सरकारें बदलने का मूल कारण यही होता है कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल ने अपने नेतृत्व काल में ठीक तरह से कार्यों का निर्वहन नहीं किया, और जनता अधिकांश रूप से राजनीतिक रूप से शिक्षित होने के कारण आज सरकार को इतना मौका नहीं देती है कि सरकार बार बार गलतियाँ करती है, बार बार जनता के हितों की अवहेलना करती है, और फिर भी वो चुनाव के दौरान फिर अपना समर्थन हासिल कर लेते हैं। ऐसा संभव नहीं है। आज दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, जनता राजनीतिक रूप से इतनी शिक्षित हो चुकी है कि वो गलतियां करने वाले और जनता के हितों की अवहेलना करने वाले दल को कभी भी अपना समर्थन नहीं देगी। आपको छोटा सा उदाहरण मैं देकर बताती हूँ कि देश में, अपने भारत में जो है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के तहत आप यूँ देख रहे हैं कि अपने राजस्थान में हर बार सरकारें जो है वो बदल जाती हैं। कभी कांग्रेस की सरकार बनती है राजस्थान में, तो कभी बीजेपी की सरकार बनती है। कहने का तात्पर्य कि हर 5 साल बाद जनता की उम्मीदों पर कोई भी राजनीतिक दल खरा नहीं उतरता है। 5 साल बाद फिर वो दूसरे को मौका देती है और फिर दूसरे को मौका देती है। तीसरा कोई सशक्त जो है मोर्चा अभी तक अस्तित्व में आया नहीं है राजस्थान में कि वो उन दोनों को दरकिनार करके अपने आप को मजबूत कर ले। लेकिन राजस्थान की सरकार ने बराबर अपना ये परिचय दिया है कि जो जनता के साथ सही न्याय नहीं करता है उसको हम दोबारा से समर्थन नहीं देंगे। और इस प्रकार से एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम ब्रिटेन की तो बात ही क्या करें, क्योंकि ब्रिटेन जैसे देश में तो बेटा राजनीतिक शक्तियों का इतना अधिक बोलबाला है। दुनिया में ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी दुनिया पर अपना राज कर चुका है और अपनी राजनीतिक कूटनीतिज्ञता का लोहा बना चुका है। ऐसे देश में कोई मामूली व्यक्ति या जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, सत्तासीन रह जाए, फिर से चुनाव लड़े और समर्थन हासिल कर ले, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था, और वो सवाल जो था वो था ब्रिटेन के ब्रिक्स का। ब्रिक्स क्या है, किस प्रकार से ब्रिक्स जो है वो आया, आज ब्रिक्स को लेकर के ब्रिटेन की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें तैयार आप करेंगे नेट पे जाकर के। ब्रिक्स क्या है, ये BRIKS, ठीक है। तो ब्रिक्स को आप देखेंगे वीडियो के जरिए और उसको समझेंगे और उसको जानेंगे, क्योंकि ब्रिक्स लेटेस्ट मुद्दा है ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन पढ़ रहे हैं, हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अभी तक इसको जो है नहीं जोड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आज की करंट न्यूज है और इस न्यूज को आपको जानना आवश्यक है। हो सके तो मैं कभी अपने वीडियो में एक अकेला ब्रिक्स पे आपको जो है वीडियो बना करके दूंगी, लेकिन ये अभी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं होने के कारण इसमें डिटेल में नहीं जा पा रहे। तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री जो है वो कैसे बनता है, किस प्रकार से अपनी शक्तियों का निर्वहन करता है, कौन उसे चुनता है, ये तमाम बातें हम मोटी मोटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा इसमें हम करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो उसको सफ़र जो है वो सम्राट दिलाता है, और उसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से उसे परिभाषित किया है कि जैसे लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है। रेमजे म्योर ने कहा है समकक्षों में प्रथम है कि आप सभी समान हैं और आप में सबसे एक व्यक्ति जो है वो जो समान होते हुए आप में कुछ उच्चता वो रखता है, कुछ श्रेष्ठता रखता है, कुछ व्यक्तिगत गुण ऐसे हैं जिसके कारण वो आपसे थोड़ा उच्च स्थिति प्राप्त कर पा रहा है, और ऐसे ही व्यक्ति को जो है वो दल अपना प्रधानमंत्री चुनेगा,
अपना नेता चुनेगा और जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेगा। फाइनर ने भी इसी तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री के लिए कहा है। अनेक व्यक्तियों ने अपने अपने मतों के जरिए जो है प्रधानमंत्री को परिभाषित करने की कोशिश की है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति का बिंदु आता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सम्राट के द्वारा होती है। लेकिन सम्राट जो है, आज संसदीय शासन व्यवस्था में सम्राट केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाएगा जिस दल के व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत संसद में मिला हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक आप आज के समय में एक परिपाटी रह गई है, एक फॉर्मेलिटी रह गई है महज कि प्रधानमंत्री सम्राट जो है वो किस व्यक्ति को शपथ दिलाएगा? उसी व्यक्ति को जिसको संसदीय जो है संसद में सबसे अधिक बहुमत प्राप्त हो, और बहुमत जिस दल को प्राप्त होता है उनमें से सर्वोच्च नेता जो व्यक्ति होता है उसे प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। इस प्रकार से आपको यूँ बताऊं कि ऐसी स्थिति स्पष्ट है, लेकिन इसके अलावा भी सम्राट के पास कुछ संविवेकीय शक्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिन कंडीशंस में सम्राट अपने विवेक से निर्णय ले सकता है कि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। वरना तो साफ स्थिति है कि चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री की शपथ जो है सम्राट उसी व्यक्ति को दिला देता है, और फिर प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रिमंडल के सदस्यों का निर्वाचन कर दिया जाता है और इस प्रकार से सरकार का गठन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सम्राट जो है वो अपने सब विवेक से निर्णय करके प्रधानमंत्री को भी शपथ दिला सकता है, और वो ऐसी सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले कि मान लीजिए कि जो है लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो विभिन्न दल जो है मिलकर सरकार बनाने के लिए तो सहमत हो जाते हैं, लेकिन हर एक दल की इच्छा ये रहती है जिसने अपना समर्थन सरकार बनाने के लिए दिया है, उस दल का व्यक्ति ये सोचता है कि उस दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, कई दल मिलकर के जब सरकार बनाने की इच्छुक होते हैं, लेकिन ये ब्रिटेन जैसे देश में स्थिति नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर द्विदलीय शासन व्यवस्था है, और द्विदलीय शासन व्यवस्था में एक दल स्पष्ट बहुमत निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है किसी अपवाद को छोड़ करके, और किसी एक दल को विपक्ष में रहना होता है जो अल्पमत में होता है, और इस प्रकार से अस्पष्टता की स्थिति नहीं आती है। ये स्थिति अपने भारत देश में बहुदलीय शासन व्यवस्थाओं में बन सकती है। बहुदलीय शासन व्यवस्थाओं में कई बार ऐसी स्थिति जो है वो सरकार के समक्ष उत्पन्न हो जाती है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जितना बहुमत सरकार बनाने के लिए चाहिए उतना बहुमत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलता है, और फिर विभिन्न छोटे मोटे दल मिलकर के सरकार बनाने के लिए जो इकट्ठे होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के पद का नेतृत्व कौन करेगा ये वो दल मिलकर के तय नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने सर्वविवेक से ये निर्णय ले सकता है कि अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरी स्थिति यह है कि अचानक से मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, या उसने आकस्मिक रूप से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया हो, और बाकी जो है मृत्यु होने के बाद या आकस्मिक तरीके से त्यागपत्र देने के बाद बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि इनमें से प्रधानमंत्री कौन बने। ऐसी स्थिति में उपयुक्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ के लिए जो है सम्राट अपने सर्वविवेक से निर्णय कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि जब संसद में दलीय स्थिति या देश की परिस्थितियों के कारण संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया जाना आवश्यक हो गया हो, परंतु पीएम के संबंध में विभिन्न दलों में मतभेद हो, और ऐसी स्थिति में भी वो बात मैं भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको आज प्रधानमंत्री पद के लिए वो योग्यताएं नहीं बता रही हूँ कि उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, वह दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, ये तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ मूलभूत ऐसी व्यक्तिगत गुण प्रधानमंत्री पद के लिए आवश्यक हैं जो एक प्रधानमंत्री में होने ही चाहिए, और इन सब गुणों के कारण ही वह व्यक्ति प्रधानमंत्री तक पहुँच सकता है, प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच सकता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। दल का व्यक्ति होने का तात्पर्य ये कतई नहीं होता है कि वो दल का व्यक्ति है और
मंत्रिमंडल का जो है संसद का सदस्य है और आज वह प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ विशिष्ट गुण और विशिष्ट प्रतिभाएं दल के व्यक्तियों में होती हैं और दल के व्यक्तियों में, विभिन्न व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति उन अपेक्षाओं को पूरा करता है, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री तक पहुँचता है। और विशेषकर ब्रिटेन जैसे देश में, किसी भी देश में, हालांकि राजनीतिक दृष्टि से आज सभी देश जो है काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री पद प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं रह गई है। तो मोटी मोटी बात यह है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बनेगा जो लोकसभा में अपने अपने पद का, अपने दल का अध्यक्ष हो। दूसरा व्यक्ति, दूसरी कंडीशन क्या है जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, वह है कि लोक सदन के बहुमत दल का नेता हो तथा बहुमत प्राप्त कर पाने में समर्थ हो। कैसे कि लोकसभा में पॉलिटिकल पार्टी जो एक विभिन्न जो है वो अपना बहुमत लेकर आई है, वह पॉलिटिकल पार्टी बहुमत साबित करने में समर्थ हो। कि उनमें भी अगर मतभेदता रहेगी, दल के व्यक्ति हैं, एक ही दल के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी एक मतता नहीं है, तो वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो सकते। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे दल को अनुशासित रख सके और पूरे दल का समर्थन प्राप्त कर सके, समर्थ हो कि वह उस व्यक्ति को सभी दल के व्यक्ति पसंद करते हैं और सभी व्यक्ति अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट, कौन सी विशिष्ट शक्ति, विशिष्ट गुण व्यक्ति में होना चाहिए जो उसे प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रेरित करता हो, और वो है कि जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है, जैसे विवेक, बहुत अधिक दिमाग होना चाहिए, कौशल वो तो होना ही चाहिए, व्यक्तियों पर शासन करने की शक्ति और विश्वसनीय व्यक्तियों की पहचान जो व्यक्ति कर लेता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लायक होता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व व सक्षम तथा भाषण देने वाला व्यक्ति, ऐसा शिक्षात्मक निर्णय ले सकने की योग्यता कि वह दल तथा लोकमत के अनुकूल अवश्य ही सही हो। इसके साथ ही जनता भी उसका सुगमतापूर्वक पालन कर सके, ऐसा महत्वाकांक्षा जो देश की प्रगति कर सके और उसका जीवन पूरी तरह से मर्यादित हो। और इसका एग्जाम्पल आप अभी अपने देश में देख रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में अभी मिस्टर जॉनसन है। मिस्टर जॉनसन के बारे में आप कितना जानती हैं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो अभी हमने लॉकडाउन में ही देखा है कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन देश को संबोधित करके अपने संबोधन में ये बोला कि शाम को 7 बजे, शाम को 9 बजे आपको अपने घर में 7 दिए जलाने हैं, तो दुनिया, अपने देश का अधिकांश देश के व्यक्तियों ने आई थिंक ऐसा किया, क्योंकि उनके बोलने की क्षमता इतनी अच्छी और इतने आप कह सकते हैं कि उसके बोलने के आप भाषण देने के से प्रभावित होती है जनता, कि जैसा वो कहते हैं वैसा जनता उनका अनुसरण करती है। और यही विशेष गुण होते हैं एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, कि जनता उसे दूर बैठे हुए उसका फॉलो करने में, उसकी बातों का अनुसरण करने में जो है वो सही है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें चले। उसका कहना, कई बार प्रधानमंत्री ने हम सबसे जो है इस बात की भी जो गुजारिश की, हम सबसे अनुरोध किया कि जो है आप अपने छत पर शाम को 5 बजे आप थाली बनाएंगे, और इस प्रकार से इन सब चीज़ों का जो है हमने पालन बिल्कुल भी किया, तो ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए चुन सकते हैं। इस प्रकार से इन विभिन्न व्यक्तिगत गुणों के कारण जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य और शक्तियाँ वो कौन कौन सी हो सकती हैं जिनसे प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में उन कार्यों का निर्वहन करता है। उनमें मोटी मोटी जो शक्तियाँ हैं वो है, सबसे पहला, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। ये आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री कैसे बना ये प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनता है, और मंत्रिमंडल के सदस्यों को जो है चुनने के लिए क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ग्रहण की और फिर उपयुक्त व्यक्तियों को विशिष्ट जो है विभाग जब सौंपता है तो एक एक व्यक्ति का नाम जो है वो सम्राट को प्रेषित करता है। सम्राट उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के लिए जो है शपथ दिलाता
है, जिनका नाम प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का मूल रूप से कार्य जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है तो शासन पर नियंत्रण करने का होता है, शासन पर अनुशासन जो है शासन में अनुशासन बनाए रखने का कार्य होता है कि शासन में कौन व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कौन व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करना है, अर्थात अपने पूरे शासन को अनुशासित रखने का, उन पर नियंत्रण रखने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जो होता है वो पर राष्ट्रों से अपने संबंध प्रकट करता है, किस देश से किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, किस प्रकार से संबंध होंगे और किन देशों को किस प्रकार से जो है आर्थिक सहायताएं प्रदान करनी है, किन देशों में जाकर के उन्हें अपने संबंधों के आधार पर सम्मेलन जो है वो संबोधित करने हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये कह सकते हैं कि 2014 से लेकर के 2020 तक आज हमारे देश की जो है विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो पहचान बनी है वो इससे पहले नहीं थी। हाँ, कुछ ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं पहले के कालों में भी, जिनके लिए मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी विशेष भूमिका थी, इंद्र कुमार गुजराल थे, एच.डी. देवेगौड़ा थे, कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी। तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल में विदेशों से अपने संबंध प्रकट करने में विशेष भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन इन सब में आप लोग कह सकते हैं कि अभी करंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अपने देश का नाम विश्व जगत पर जिस प्रकार से जो है फेमस किया, जिस प्रकार से पॉपुलर किया और दुनिया के देशों को जताया कि भारत भी एक कंट्री है जो अपनी समस्त शक्तियों का जो है वो तेज गति से जो है प्रसार कर रही है, वृद्धि कर रही है। ऐसी इमेज शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले अपने देश की नहीं हुआ करती थी, जो वर्तमान समय में है। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद भी अपने देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने देश की आप लोग कह सकते हैं कि शक्ति को उन्होंने इस तरह से जो है उजागर किया है कि भारत एक देश है, इस नाम से सबको आभास होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात जो है वो है लोक सदन का नेतृत्व करने का कार्य भी प्रधानमंत्री का ही है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल और सम्राट इन दोनों के बीच की कड़ी का कार्य भी करता है। प्रधानमंत्री सम्राट और जो है मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का कार्य इस प्रकार से करता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य डायरेक्ट कभी भी सम्राट से मुलाकात नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री जो है वो अपने शासन के समस्त कार्यों को सदैव जो है वो सम्राट को अवगत करवाता है। हालांकि ये कोई उसकी मजबूरी नहीं है कि उसे ऐसा करना ही होगा, लेकिन सम्राट को लंबा राजनीतिक अनुभव होने के कारण, चूँकि आपको पता है कि सरकारें बदलती रहती हैं, आज इस दल की सरकार आई, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बना, वापस चला गया, दोबारा उसके दिन को हुकूमत नहीं मिला, वो नहीं आया प्रधानमंत्री बनकर, फिर नया व्यक्ति आया, लेकिन सम्राट तो जीते जी वही रहता है। तो लंबे राजनीतिक अनुभव का जो है व्यक्तित्व होने के कारण प्रधानमंत्री अपना परम कर्तव्य समझता है कि राज्य में प्रशासन में जो भी उचित निर्णय लिए जाएं उनसे सम्राट को अवगत करवाना चाहिए। और ऐसे में मंत्रिमंडल क्या चाहता है उसके संदर्भ में अगर विशेष कोई परामर्श की आवश्यकता होती है तो भी प्रधानमंत्री सम्राट से मुलाकात करता है। सम्राट ने किस प्रकार से अपने वक्तव्य दिए, किस प्रकार की जो है उन्होंने उनसे गुजारिश की, ये सभी बातें भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तक पहुँच जाता है और इस प्रकार से इन दोनों के बीच की कड़ी का कार्य जो है वो सम्राट जो है प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कौन व्यक्ति करेगा, कहाँ किस प्रकार से जाएगा, ये तय करने का कार्य प्रधानमंत्री का ही होता है। इसके साथ राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध। राष्ट्रमंडलीय देश कौन से होते हैं मैं आपको ये बताऊं कि राष्ट्रमंडल एक ऐसे देशों का समूह है। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रमंडल कौन होता है? तो राष्ट्रमंडल एक ऐसे देशों का समूह है जो विभिन्न जो है राजनीतिक ऐसे देश जिन पे ब्रिटेन ने अपना कभी शासन चलाया था, जैसे भारत भी एक है। भारत दुनिया के ऐसे देशों का समूह जिस पर ब्रिटेन ने कभी अपना शासन किया था, उनको राजनीतिक दृष्टि से अपना जो है अपने अधीन रखा था। ऐसे देशों का जो आज वो स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था को चला रहे हैं, लेकिन उन सब देशों का एक मंडल बना हुआ है और वो मंडल आज भी उन सभी देशों का
लगता है कि उन्होंने उन देशों का आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया, लेकिन आज उन्हें वो हर कदम पर सहायता देने के लिए तैयार है। ऐसे देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी आज भी ब्रिटेन जो है वो अपनी भूमिका निभाता है। प्रतिनिधित्व उस समय करने के लिए निश्चित रूप से देश का प्रधानमंत्री ही जाता है। मंत्रिमंडलीय देश जो राष्ट्रमंडलीय जो देश हैं उन देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ही जाता है, वही उनका प्रतिनिधित्व करता है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर प्रधानमंत्री पूरे देश का नायक होता है, पूरे देश का हीरो होता है। और हीरो वह व्यक्ति होता है जो सकारात्मक भूमिका का अपने देश की गति के लिए, अपने देश के विकास के लिए कार्य करे। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री का नेतृत्व, उसका कार्य, कौन व्यक्ति किन योग्यताओं के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है, आज के इस वीडियो